राजनीतिक दल है जिनके क्षेत्रीय कार्यकर्ता काम करते हैं, उनका बिहार में भी प्रेजेंस है। उन सभी राजनीतिक दलों के पास हम जा रहे हैं। पिछली बार हमने ए.के. अम्बेडकर, जो कि बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका एक बृहद इंटरव्यू लिया। उनके कौन से मुद्दे चुनाव में होंगे, वो किस प्रकार से उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाएंगे, उन तमाम बातों पर हमने चर्चा की। उनके साथ लंबी बातचीत हुई। आज हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पटना में मौजूद है, और उन्हीं के कार्यालय में हम लोग आ गए हैं। फिर एक बार बीएमपी के कार्यालय में है। हमारे साथ वीएल मातंग जी है, और उनसे हम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मातंग साहब, आपका एमएनटीवी पर स्वागत है। धन्यवाद। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर के महीने में होने वाला है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बिहार ही वो राज्य है जिसने बीजेपी के एक बड़ी जीत को रोकने का काम किया था। इस लिहाज से 2020 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसका क्या महत्व है, कितना महत्व होगा? 2014 लोकसभा में बीजेपी की बड़ी जीत हासिल हुई थी ईवीएम के माध्यम से। 15 में विधानसभा का चुनाव था, 2015 में। उसका बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो आपको 2010 की विधानसभा बिहार के संदर्भ में जानना जरूरी है। उस समय लालू यादव जी और रामविलास पासवान जी इकट्ठा आए थे। उस समय नीतीश जी बीजेपी के साथ थे, तो यादव के विरोध में एमबीसी का कार्ड खेला था, अति पिछड़े वर्ग का, और पासवान के विरोध में महादलित का कार्ड खेला था, और दोनों को परास्त किया था। लेकिन 2015 के चुनाव में वो समीकरण बदल गया, तो बैकवर्ड का पोलराइजेशन हो गया। लालू जी और नीतीश जी एक साथ आ गए। इसी वजह से क्या हुआ कि बैकवर्ड के वोटों का बंटवारा संभव नहीं हुआ, और वो एक कारण बना बीजेपी को परास्त करने का। सबसे बड़ा कारण वो बना कि मुस्लिम लामबंद हो गए, यादव लामबंद हो गए, अति पिछड़ा वर्ग लामबंद हो गए, शेड्यूल कास्ट लामबंद हो गए, ओबीसी लामबंद हो गया। तो इस सारा का सारा 2015 के चुनाव में बैकवर्ड के वोटों का ध्रुवीकरण, बंटवारा नहीं हुआ। इसमें बीजेपी कामयाब नहीं हुई, इसी वजह से परास्त हुआ था। लेकिन लोगों की अपेक्षा थी, उसके मुताबिक नीतीश जी ने काम नहीं किया, और नीतीश जी ने दोबारा पुनः, जो कहते थे बीजेपी में मैं मिट्टी मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, तो 2015 का चुनाव और अभी के चुनाव में बहुत अंतर आ गया। अब मुस्लिम जेडीयू के साथ जा नहीं सकता बीजेपी की वजह से। यादव का वोट होना, उधर जाने का सवाल ही नहीं है। अति पिछड़ा वर्ग नीतीश जी से धोखा गया। तो दोबारा नीतीश जी बिहार की राजनीति को ठीक तरीके से शायद नहीं समझ पाए, या बैकवर्डों का ध्रुवीकरण नहीं समझ पाए। फॉरवर्डों को खुश करने के लिए बीजेपी के साथ दोबारा मिल गए, गठबंधन किया। इसका सबसे बड़ा कारण 2019 में लोकसभा में ईवीएम का डर नीतीश जी को सता रहा था। इसी वजह से उनकी मजबूरी हुई वहाँ जाने की। अभी परिस्थितियाँ बदल गई है। दोबारा बीजेपी और जेडीयू को बिहार के लोग परास्त करेंगे, और नीतीश जी इस बार कामयाब नहीं होंगे। जी, बीएमपी के लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? बीएमपी के लिए चुनाव ये महत्वपूर्ण इसी दृष्टि से है कि जो पार्टियां बाइपोलर सिस्टम का पार्ट बन चुकी है, आप मालूम है पत्रकारों को कि कांग्रेस की जो नीतियां थी वही बीजेपी की नीतियां। कांग्रेस ने प्राइवेटाइजेशन किया, विदेशी कंपनियों को बुलाया, सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम किया। बीजेपी वही कर रही है।
कांग्रेस ने SEZ शुरू किया, बीजेपी वही किया। कांग्रेस ने FDI शुरू किया, बीजेपी ने उसको 4 गुना लागू कर दिया। कांग्रेस ने क्रीमिलियर नहीं हटाया, बीजेपी नहीं हटाया। कांग्रेस ने जाति जनगणना नहीं किया, बीजेपी नहीं कर रही है। कांग्रेस ने एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बीजेपी उसी काम में लगी हुई है। कांग्रेस आरक्षण पर अमल नहीं किया, बीजेपी बोलती है होना नहीं चाहिए। तो NDA UP का दोनों का एक ही एजेंडा है, तो इसमें विरोध पक्ष दिख नहीं रहा है कोई। खुलकर जो विरोध पक्ष होना चाहिए उनकी नीतिगत नीतियों को विरोध करने वाला, तो उसमें BMP बहुत बड़ा रोल कर रही है। वास्तविक धरातल पर हम लोग वो मुद्दे उठा रहे हैं। तो पिछले 4 साल हम लोगों ने बिहार के प्रत्येक विधानसभा में 4 बार राज्य स्तर की परिवर्तन यात्रा निकाली है। तो ज़मीनी स्तर पर हमारा बेस बन चुका है और ये चुनाव में BMP बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। मातंग जी, एक अगला सवाल है कि विधानसभा चुनाव में 2015 के JDU और RJD का महागठबंधन बन गया था बीजेपी के विरोध में, और जिसका उन्हें फायदा भी मिला, उनके राज्य में सरकार बनी। लेकिन उसके बाद JDU ने RJD का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। तो क्या इस 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अभी चूंकि JDU भी उसके साथ है, तो बीजेपी और JDU को हराने के लिए क्या राज्य में महागठबंधन बनते हुए कुछ दिख रहा है, या महागठबंधन बनेगा इनके विरोध में? अभी इस समय कोई चित्र स्पष्ट दिख नहीं रहा है। प्रेशर टेक्निक का एक दोनों साइड से अभियान चल रहा है जी, सीटों को ज़्यादा हासिल करने के लिए। जैसे आपको मालूम होगा कि NDA में भी चिराग पासवान ने कहा, प्रेशर डेवलप किया, और बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा कि हमको JDU और बीजेपी के अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है। तो सीटें ज़्यादा हासिल करने का एक दबाव तंत्र बना रहे हैं। तो उसी तरह महागठबंधन में भी नीतीश जी, महागठबंधन में भी मांझी जी का बार बार प्रेशर, उपेंद्र कुशवाहा जी का भी प्रेशर, मुकेश सहनी का भी प्रेशर, ये चल रहा है, दबाव तंत्र चल रहा है। चित्र अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है, अगर आप बीजेपी JDU को हरवाना चाहते हैं तो महागठबंधन बनना जरूरी है, और बनना भी चाहिए। और समवैचारिक पार्टियों को जो सामाजिक मुद्दों पर लड़ाई लड़े हैं, उन पार्टियों को साथ में लेकर RJD को चलना चाहिए, तभी आप बीजेपी और JDU का मुकाबला कर सकते हैं। अगर अकेले अकेले वोटों का बंटवारा हुआ तो आप बीजेपी को परास्त नहीं कर सकते हैं। मैन टू मैन, 1 to 1 इलेक्शन अगर 1 to 1 हुआ तो बीजेपी परास्त होगी, और अगर बिखराव हो गया तो बीजेपी कामयाब हो जाएगी। इसलिए महागठबंधन बनना चाहिए, और उस प्रयास में सारे लोग लगे हुए हैं। तो बनना निश्चित है, बनना महागठबंधन निश्चित है, लेकिन अभी वर्तमान में चित्र स्पष्ट नहीं है। तो आप भी महागठबंधन में सहभागी होंगे? हाँ, अगर बीजेपी JDU को हरवाने के लिए सम्मान तरीके से हम लोग को सीटों, सम्मानीय तरीके से अगर हिस्सेदारी दी जा रही है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी हरवाने के लिए, कांग्रेस को, बीजेपी को और JDU को हरवाने के लिए निश्चित तौर पर हम महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जिस विकास का हवाला देकर JDU ने RJD का साथ छोड़ा और बीजेपी के साथ वो चले गए, क्या इन 5 सालों में नीतीश कुमार की सरकार ने कुछ विकास के काम किए हैं, ऐसा आपको दिखता है, जिसके आधार पर लोग उन्हें वोट दे दे? अखबारों में दिख रहा है, अखबार मैनेजमेंट का काम चल रहा है जी। नीतीश जी ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है, पुल बनाने का, रोड बनाने का। यही लोगों के जीवन स्तर में कोई बदलाव आ जाए ऐसा कोई काम लग नहीं रहा है, किया भी नहीं है। बिहार में मैं देख रहा हूँ तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिल्कुल अन्य राज्यों से की तुलना में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन का कोई सुविधाएं नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की कोई सुविधाएं नहीं है।
इसीलिए रोज बेरोजगारी से बाहर जा रहे हैं ना। इंडस्ट्रियल के नाम पर 15 साल में कुछ किया नहीं है, और स्वास्थ्य का हालत खराब है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आपको भयावह लगेगा। WHO ने कहा कि 1000 के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए। बिहार में 28,000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है, और 2012 में बिहार में जो हेल्थ सेंटर थे 109 थे, और 2018 आते आते नीतीश जी ने 99 कर दिया। बढ़ाना चाहिए था 8-10 साल में, कम कर दिया जी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, इसी वजह से बीमारी कंट्रोल आ नहीं रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य के संदर्भ में भी किसी प्रकार का कोई उन्होंने डेवलप किया ऐसा लग नहीं रहा है। पिछली बार चिमकी बुखार में आपको मालूम होगा 100 से ज़्यादा बच्चे एक्सपायर हो गए थे। तो किसी भी प्रकार का मुझे तो विकास नीतीश जी का लग नहीं रहा है। हाँ, उसको मीडिया बड़ा बना रहा है, शो बना रहा है। वैसे नीतीश जी की जो राजनीति है परजीवी राजनीति है। कभी फर्नांडिस के मुद्दे पर, जॉर्ज फर्नांडिस के मुद्दा पर उनका इस्तेमाल करके अपना कद बड़ा किया। कभी लालू जी को काउंटर करने के लिए शरद यादव जी का इस्तेमाल किया, और फिर शरद यादव जी जब अलग हो गए तो फिर दोबारा लालू जी से हाथ मिलाया। फिर अभी लगातार बीजेपी से हाथ मिला। अगर नीतीश जी लगातार विकास करे तो उसमें बीजेपी की तो जरूरत होनी नहीं चाहिए थी। ये अपने आप में सबूत है कि उनका और नीतीश कुमार बीजेपी का बी टीम बना हुआ है। अगर विकास किया होता तो बीजेपी पर निर्भर नहीं रहते। ईवीएम पर अभी भी काफी सारे सवाल बने हैं, अभी भी सवाल उठ रहे हैं। आपकी पार्टी और आपने कई सारे मतलब लंबे समय से 2014 से जब से ये मामला सामने आया है ज्यादा बड़े पैमाने पर, तब से आप लोग ईवीएम पर सवाल उठाते रहे। कई सारे आंदोलन आपने किए, सुप्रीम कोर्ट में आपकी केस चल रही थी। इसके अलावा प्रबोधन का भी आपने काम किया है। और इस विधानसभा चुनाव के लिए राज्य का जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने ये कहा है कि अभी ये नई ईवीएम है, इसमें टेम्पर नहीं हो सकता, ये टेम्पर प्रूफ है। अगर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो ईवीएम उसकी फोटो निकाल लेता है। अगर कोई स्क्रू भी खोलने की कोशिश करेगा तो भी वो मशीन जो है अपने आप बंद हो जाती है, ऐसा निर्वाचन आयोग का कहना है। तो क्या इतनी सारी सफाई देने के बाद भी अभी भी आपकी तरफ से ईवीएम पर सवाल बने हुए हैं? निश्चित तौर पर ईवीएम पर सवाल बने हुए हैं। 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये मानता है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। अगर चुनाव आयोग को इतना ही भरोसा है नई मशीनों के ऊपर, तो 100% होने वाले वोट जो हो रहे हैं उसकी वीवीपीएटी की काउंटिंग करा लो। चलो आपकी बात मान रहे हैं कि अब नहीं होगा, इसका मतलब पहले होता था। और आप कह रहे कि नहीं होने वाला, संभव नहीं है, तो आप वीवीपीएटी की पर्चियां गिनाने के लिए आपको क्या ऐतराज़ है? फिर तो आपको डरना ही नहीं चाहिए। देश में चुनाव आयोग का अजीब तंत्र बना हुआ है। दुनिया के किसी भी देश में लोकतंत्र का आधार स्तंभ है बहुमत और अल्पमत। पार्लियामेंट में भी यही चलता है, एमपी के चुनाव में हार जीत के फैसले में यही चलता है, एमएलए में यही चलता है। दुनिया के हर लोकतंत्र में ये चलता है, बहुमत और अल्पमत। ये लोकतंत्र का सिद्धांत है। अगर भारत की बहुमत पार्टियां वो भी नेशनल लेवल की पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां तो है ही है, मेजोरिटी 99 पार्टियां ये कह रही, 99% पार्टियां ये कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो चुनाव आयोग बहुमत को भी नहीं मान रहा है। केवल बीजेपी बोल रही है कि नहीं, एनडीए बोल रही है कि ईवीएम से चुनाव हो। तो चुनाव आयोग को तो बहुमत जो मेजोरिटी पार्टियां बोल रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो चुनाव आयोग को तो पार्टी बनना नहीं चाहिए था। तो ये जो वोटों की चोरी हो रही है, इस संदर्भ में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 18 अक्टूबर 2018 को हमने केस दायर किया कि 100% पर्चियों की गिनती होना चाहिए।
वो भी करवा नहीं रहे। कैसे माना जाए? इस समय कोरोना की महामारी में अगर ईवीएम लगाएंगे तो एक बटन को बार बार 1000 लोग छुएंगे तो कोरोना फैल जाएगा। तो हमारा ये आवाज़ था कि आप बैलेट से चुनाव करवा लो ताकि कागज़ में कोरोना नहीं फैलता। अखबार पढ़ते हैं लोग। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम लगाएंगे और लोगों को हैंडग्लोव्स बांटेंगे, ग्लोव्स बांटेंगे खादी उद्योग से। अब इतने 7 करोड़ लोगों को आप ग्लोव्स बांटोगे तो उससे अच्छा तो कागज सस्ता पड़ेगा बैलेट पेपर का। तो वो चुनाव आयोग खुद चाहता है कि महंगा हो जाए लेकिन ईवीएम से ही चुनाव हो। तो ये एक प्रकार का जनता के साथ, उनके वोटों के साथ खिलवाड़ हो रही है, लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। इसीलिए अब हाल में आपने मालूम होगा दिग्विजय सिंह कांग्रेस के महासचिव ने कहा कि जब तक ईवीएम तब तक बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हरवाना संभव नहीं है, जी, लामबंद होना संभव नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ईवीएम और चुनाव आयोग ईवीएम से करवा कर किसके फेवर में, किसको बेनिफिट हो रहा है। तो चुनाव आयोग को पार्टी नहीं बनना चाहिए। चुनाव आयोग को लोकतंत्र पर ज़्यादा लोगों का विश्वास बरकरार रहे इस तरह का काम करना चाहिए और ये चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। हमारी आज भी यही मांग है। मातंग जी, अभी कोरोना महामारी का समय चल रहा है और ऐसे में निर्वाचन आयोग जो है उन्होंने ये कहा है कि रैलियां नहीं होगी, प्रचार नहीं होगा, प्रचार सभाएं जो होती है वो नहीं होगी, घर घर जाकर प्रचार नहीं होगा। तो इस माहौल में सभी राजनीतिक दल वर्चुअल रैली का सहारा ले रहे हैं, वर्चुअली अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसे बीजेपी ने कई 100 करोड़ रुपए खर्च करके वर्चुअल रैली ली 7 जून को। क्या लगता है ये वर्चुअल रैली का जो सिस्टम है या वर्चुअली बात लोगों तक पहुंचाने की जो नई तकनीक है, इससे लोकतंत्र को खतरा है या इससे लोकतंत्र और ज्यादा बढ़ेगा? वर्चुअल रैली से लोकतंत्र को खतरा है क्योंकि वर्चुअल रैली का सिद्धांत लोकतंत्र के विरोध का है। इसमें क्या होता है कि वन साइडेड जनसंवाद होता है जी, एक तरफाई संवाद होता है और जनता के पास वो अधिकार ही नहीं रहता कि अपने प्रतिनिधि को सवाल पूछे कि 5 साल हमारे लिए क्या किया। तो एक तरफाई संवाद होते जा रहा है। बीजेपी वर्चुअल रैली का सहारा ले रही है ताकि जनता का कोई काम ही नहीं हुआ तो उनको जनता के सवालों से बचने के लिए उनको वर्चुअल रैली का सहारा लेना पड़ता है, फेस ना करना पड़े और बाद में ईवीएम का इस्तेमाल करके चुनाव जीतने का बीजेपी कैलकुलेशन कर रही है। मेरा ये कहना है कि अगर कोरोना इतनी महामारी है, हर दिन इतने केसेस बढ़े हैं, तो चुनाव आयोग को इसको गंभीरता से लेकर चुनाव को आगे लेके जाना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए और नॉर्मल स्थिति हो, जनता के बीच में जाने की स्थिति हो, तब मतलब चुनाव करवाना चाहिए। अभी लोगों की जान से खिलवाड़ कर चुनाव करवाना ये घातक साबित होगा। दूसरी बात, बीजेपी के पास उद्योगपति और पूंजीपतियों के पैसा है। वो तो बाकायदा उसको लिस्ट है कौन कौन कितना पार्टी को सहयोग किया है पूंजीपतियों ने। तो वो जो बेरोजगारी बढ़ती है उसको वो मैनेज कर लेते हैं। आईटी सेल में इधर का उधर का वन साइडेड टेम्पररी रोजगार देकर उनको काम पे लगाते हैं और माहौल बनाते हैं। तो इसमें छोटी पार्टियां जो है, क्षेत्रीय दल है, छोटी पार्टियां हैं, उनके पास अनाप शनाप पैसा होता नहीं है, लेकिन जनता में उनकी आवाज़ जो जाती है वो आवाज़ वर्चुअल रैली की वजह से प्रॉपर पहुंचती नहीं, सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। इसीलिए वर्चुअल रैली ये जनता के साथ धोखा देने का काम है, धोखेबाजी का काम है। और दूसरा, वर्चुअल रैली में होते कम हैं और प्रोपोगंडा ज़्यादा करते, मीडिया वालों को देते, तो ये सारा पेड न्यूज़ है। अगर मान लीजिए कोई बोल रहा है और वो सारा लाखों के अखबार की प्रति में छपकर आ जाता है, एलईडी के सामने कम लोग बोलते और आता है लाखों के तक मैसेज पहुंचाने का, तो पेड न्यूज़ का तरीका बनाया हुआ है। तो ये जनता के साथ विश्वासघात है। ये चुनाव आयोग को इसको गंभीरता से लाना चाहिए और चुनाव
इस कोरोना की महामारी में लोगों की जान की सुरक्षा को देखते हुए उसका समय आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। जी, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में अब बिहार के बाहर की हम बात करेंगे, अभी जो राजस्थान में जो परिस्थिति बन रही है, हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में सिंधिया को अपने पक्ष में लेकर उसको वहाँ की सरकार गिरा दी, फिर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। वही कुछ माहौल आज राजस्थान में भी दिखाई दे रहा है। सचिन पायलट को अपनी तरफ लेने का प्रयास बीजेपी की तरफ से हो रहा है, या वो अपने पार्टी के आला कमान से नाराज है सचिन पायलट और खुद बीजेपी में जाना चाहते हैं या खुद कांग्रेस से बाहर होना चाहते हैं। तो एक तरफ आप लोग आरोप करते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक है, और दूसरी तरफ ये दिखाई देता है कि वे एक दूसरे की सरकार गिराने तक का काम करते हैं। तो ये कैसे माना जाए कि ये दोनों एक ही है? दिखाई तो दे रहा है कि वे एक दूसरे के विरोध में काम कर रहे हैं, एक दूसरे की सरकार गिराने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी एक ही है। मैंने पहले ही बताया कि नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं है। जो कांग्रेस की नीतियां थी उसको ही बीजेपी आगे बढ़ा रही है, तो उसका उनको कोई खतरा है नहीं। और बीजेपी ने प्रेशर टेक्निक बनाया हुआ है। भ्रष्टाचार के नाम पर लालू जी को तो अंदर कर दिया, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा तो घूम रहे, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बने थे तब। सुशील मोदी, नीरव मोदी और बहुत सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे जो कांग्रेस पर आरोप लगे, उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये जो मेरा ऐसा मानना है, 2019 में ईवीएम का इस्तेमाल करने के लिए जनमत बनाने का तरीका था कि कांग्रेस को कम सीटों से जितवाया गया मध्य प्रदेश में, बीजेपी राजस्थान में कम सीटों से जितवाया गया, ताकि 19 में ये कहा जाए अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो हम राजस्थान कैसे हारते, अगर ईवीएम गड़बड़ी होती तो हम लोग मध्य प्रदेश में कैसे हारते। तो ये लोगों के साथ एक प्रकार का लोगों के साथ चीटिंग करने का मामला था कि कहाँ ईवीएम में गड़बड़ी है, अगर होती तो हम हारते थोड़ी ना। लेकिन उस 19 के बाद उन्होंने तय किया था, बाद में कम मार्जिन है तो उनको मैनेज करना, महत्वाकांक्षा डेवलप करके उसको मुख्यमंत्री बनाकर महत्वाकांक्षा के लिए हवा देने का और तोड़फोड़ करने का ये बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें कांग्रेस कहीं भी प्रमुखता से ईवीएम का विरोध कर नहीं रही है। दिग्विजय सिंह अभी बोल रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी अभी भी ईवीएम के मुद्दे पर चुप है। तो ये जो बाकायदा प्लानिंग का हिस्सा है, प्लानिंग का ही हिस्सा है बीजेपी का, कि 19 के चुनाव के बाद इन राज्यों को दोबारा अपने मुख्यमंत्री बना लेना चाहिए। तो उसके पास पैसे की कमी है नहीं, और खरीद फरोख्त खुलेआम चल रही है, आपको मालूम होगा मीडिया वालों को। तो ये सारा का सारा चल रहा है, और आक्रामक तरीके से विपक्ष कोई रोल प्ले कर नहीं रहा है, बचाव में लगा हुआ है, डिफेंस में लगा हुआ है। तो ये बीजेपी का मैनेजमेंट है, खरीद फरोख्त का मैनेजमेंट है, और इसीलिए उन्होंने कम मार्जिन में ही उन राज्यों से चुनाव जितवाया था। शायद ये कांग्रेस भी जानती होगी, कांग्रेस भी जानती होगी, और कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप इसलिए भी है, भाई ईवीएम में गड़बड़ी होती तो फिर आप कैसे जीत गए। तो ये सारा का सारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल रहा है। लोकतंत्र के विरोध में बीजेपी बड़े पैमाने पर काम कर रही है, इवन संविधान के विरोध में भी काम कर रही है, संवैधानिक अधिकारों के विरोध में काम कर रही है, सारे मौलिक अधिकारों के विरोध में काम कर रही है। देश की सारी मतलब प्रॉफिटेबल जो देश का अलग अलग जो जैसे सेक्टर है, रेलवे प्रॉफिट करने वाले को भेज दिया, रेलवे को। LIC ने 48,000 करोड़ 2018 में प्रॉफिट किया, भेज दिया। कोल माइंस को भेज दिया, ऑयल कंपनियों को भेज दिया, एयरपोर्ट को भेज दिया। क्या इन मुद्दों पर कांग्रेस बोल रही है? क्या कहीं एजिटेशन कर रही है? दिख रही है क्या? इतनी भयानक मुद्दे हैं कि देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है और विपक्ष चुप है। तो एक कैसे नहीं है, बिल्कुल विपक्ष चुप है इस मुद्दे पर, क्योंकि उनकी नीतियों को ही फॉलो कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस बीजेपी दोनों एक है।
ये केवल मात्र सत्ता की लोलुपता है और इंडिविजुअली महत्वाकांक्षा जो असंतुष्ट लोग हैं, जैसे पायलट का वहाँ असंतुष्ट थे तो उसको हवा देने का काम किया, सिंधिया उधर असंतुष्ट थे तो उसको हवा देने का काम किया, मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप दिखाया। ये खेल तो उन्होंने वहाँ भी खेला था महाराष्ट्र में जी। आपको मालूम होगा महाराष्ट्र में भी खेल खेला और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के ऊपर सारे भ्रष्टाचार थे 24 घंटे में खत्म कर दिए गए और उप मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप दिखाया। तो ये सारा लोकतंत्र का विरोध का सारा खेल चल रहा है और इसमें मीडिया को बड़ा रोल करना चाहिए, वो रोल कर नहीं रहा है, विपक्ष चुप है इन बातों पर, इसी वजह से जनता के साथ विश्वासघात हो रहा है। बिहार चुनाव को लेकर एक आखिरी सवाल यानी आप जनता को, बिहार की जो जनता है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस विधानसभा चुनाव के दौरान? इस विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिन लोगों ने 72 साल में आपको इस हसरत तक पहुंचाया कि रोजी रोजगार के लिए भी आपको माँ बाप को छोड़कर, बहन बेटियों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर अन्य राज्यों में जाना पड़ा है, न स्वास्थ्य का आपका, न एजुकेशन का कोई उन्होंने प्रबंध किया, न रोजगार का प्रबंध किया, केवल आपके वोटों का उन्होंने जुगाड़ किया। तो आपको जो भी पार्टी आपके पास आपके वादे लेकर आती है उनको आपको कहना चाहिए कि जो आप कह रहे हो वो हमको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिख कर दो। बहुजन मुक्ति पार्टी 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिख कर अपना मैनिफेस्टो दे रही है कि हम जो वोट मांग रहे हैं इस मुद्दों पर अगर उसको अमल नहीं करते सत्ता में आने के बाद आप हमारे पर केसेस कर सकते हैं कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ। तो बिहार की जनता को मैं अपील करना चाहता हूं कि आप जो मुद्दे आपके भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं, वो मुद्दे के आधार पर पार्टियों से लिखित में 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर जो पार्टी देती है, आपको एक प्रकार का एग्रीमेंट करके देती है, उन पार्टियों को आपको समर्थन करना चाहिए और जहां आपको किसी प्रकार के झांसे में ना आते हुए, किसी प्रलोभन में ना आते हुए, क्योंकि वोट खरीद फरोख्त का चलता है, पैसा बढ़ता है, शराब बढ़ती है, साड़ियाँ बढ़ती है, आजकल बहुत सारा साइकिलें बढ़ती है। तो आपको किसी प्रकार के प्रलोभन में ना आते हुए आप अपने आने वाले बेहतर भविष्य के लिए, बिहार के बेहतर भविष्य के लिए आप उन पार्टियों से 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर मैनिफेस्टो लेना चाहिए और उसके बाद विश्वास करना चाहिए। इतनी ही मैं बात कहना चाहता हूँ। और सारी पार्टियों को आपने बार बार आजमाया, एक बार बहुजन मुक्ति पार्टी को भी आप आजमाइए, ये आपसे उम्मीद और अपेक्षा है और आप अवसर देंगे बहुजन मुक्ति पार्टी को बिहार विधानसभा के चुनाव में। इसके लिए आपका धन्यवाद। ये थे बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएल मातंग साहब, जिन्होंने हमें समय दिया बिहार राजनीति से लेकर देश में जो राजनीति चल रही है कांग्रेस और बीजेपी की, ईवीएम का मुद्दा, इन तमाम बातों पर हमसे उन्होंने चर्चा की। उसके लिए फिर एक बार उनका शुक्रिया अदा करते हैं और यहीं पर रुकते हैं। आप देखते रहिए MN टीवी और MN न्यूज़ बिहार।